प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे एक संघर्षशील पुरुष जातक की कुंडली में धनेश और आयेश एक स्थान पर हों तो क्या प्रभाव होता है। जातक की कुंडली में धनेश और आय द्वादश भाव में हैं। संबंधित कुंडली में धनेश और आयेश द्वादश भाव में उसका क्या प्रभाव होगा और चंद्रमा और गुरु का सकट योग का क्या प्रभाव होता है। दर्शकों आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। जातक का जन्म 14 नवंबर 1987 कृष्ण पक्ष नवमी नक्षत्र मघा चरण 2 वार शनिवार प्रातः 11:20 पर हुआ। जन्म के समय पर धनु लगन उदय हो रहा था। धनु लगन के 25 अंश है और चतुर्थ भाव में मीन राशि में गुरु लग्नेश 27 डिग्री लेकर विराजमान है। राहु वहीं पर 6 डिग्री लेकर विराजमान है। नवम भाव में सिंह राशि में चंद्रमा अष्टमेश 4 डिग्री लेकर के विराजमान है और दसम भाव में कन्या राशि में 6 डिग्री लेकर के केतु, तो वहीं पर मंगल 29 डिग्री 51 मिनट लेकर के मंगल मृत अवस्था में विराजमान है। एकादश भाव में नीच राशि में सूर्य और बुध 8 डिग्री 35 लेकर के विराजमान है। सूर्य 27 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वादश भाव में वृश्चिक राशि में शनि 26 डिग्री लेकर के विराजमान है, तो शुक्र 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। दर्शकों आज का विषय है आयेश और धनेश। दर्शकों किसी भी कुंडली में ये द्वितीय भाव धन का भाव माना जाता है। वैसे कुटुंब का भी भाव है, वाणी का भी भाव है, प्रारंभिक शिक्षा का भी भाव है, लेकिन धनेश के लिए पॉपुलर है। द्वितीय भाव में किसी भी कुंडली में द्वितीय भाव धन का भाव माना जाता है। इसका स्वामी धनेश होता है, यानी धन के भाव का स्वामी धनेश। एकादश भाव आमदनी का भाव माना जाता है। आमदनी के भाव के स्वामी को आयेश बोलते हैं। आयेश यानी एकादेश भी बोल देते हैं, लेकिन आयेश क्या आमदनी कराने वाला। संबंधित कुंडली में धनेश और आयेश का द्वादश भाव में प्रभाव। इस कुंडली में धनेश शनि है, आयेश शुक्र है और द्वादश भाव में है। इसका क्या प्रभाव होगा हम आपके साथ विचार विमर्श करेंगे, आपका ज्ञान मार्गदर्शन करेंगे। दूसरा है गुरु चंद्रमा का सकट योग। दर्शकों कितने भी योग कुंडली में अच्छे होने दो, लेकिन गुरु और चंद्रमा का सकट योग है और केंद्रम योग है, तो सभी शुभ योगों का सफाया हो जाता है। चंद्रमा का सकट योग, चंद्रमा से गुरु अष्टम स्थान में हो, चंद्रमा से गुरु चतुर्थ स्थान में हो और चंद्रमा से गुरु द्वादश स्थान में हो, तो इसको सकट योग माना गया है। हम जब भी किसी जातक के लिए किसी भी का भी मुहूर्त के लिए बात करते हैं तो उस टाइम पर चंद्रमा की स्थिति भी देखते हैं कि राशि से चंद्रमा अष्टम स्थान पर ना होना चाहिए, चतुर्थ पर नहीं होना चाहिए और द्वादश भाव पर चंद्रमा नहीं होना चाहिए। क्यों? किसी भी राशि से चंद्रमा इस समय अच्छा नहीं माना जाता। तो गुरु भी चंद्रमा से अष्टम स्थान पर हो, चंद्रमा से चतुर्थ स्थान पर हो, चंद्रमा से द्वादश हो, तो सकट योग माना जाता है। और सबसे अशुभ योग बनता है चंद्रमा से अष्टम स्थान, चंद्रमा से अष्टम गुरु, तो प्रबल सकट योग बनता है। ज्योतिष में इसके भंग के भी विषय बताए गए हैं। तो दर्शकों पहले हम छोटा सा ग्रहों के बारे में सूक्ष्म अध्ययन कर लें ताकि आपको योग समझ में आ जाए। जातक का जन्म धनु लगन में हुआ। धनु लगन वालों का अच्छा गठित शरीर होता है और इनकी प्रवृत्ति दार्शनिक प्रवृत्ति की होती है। बाकी ग्रहों का अगर कोई विशेष प्रभाव होता है तो उसके हिसाब से प्रवृत्ति चेंज भी हो जाती है। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य नवम भाव का स्वामी है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। सिंह राशि नवम भाव में, नवम का भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है, एकादश भाव में नीच राशि में है। आमदनी कमजोर, जीवन भर आर्थिक रूप से कमजोर, साहस से कुछ गुजारा। सूर्य सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। संतान बुद्धि में अच्छा। सूर्य
सप्तम दृष्टि से, अपनी उस दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, परंतु आमदनी में कमजोर, संतान बुद्धि में अच्छा। जातक की शिक्षा अच्छी रही, जातक को एक लड़का लड़की अभी प्रेजेंट में है भी, संतान का योग भी है और सूर्य ने संतान दिया है। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है, नवम भाव में है, अष्टमेश है। भाग्य की उन्नति में परेशानी, सम्मान की कमी। सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव कुंभ राशि में देख रहा है, भाई बहनों से हमेशा मतभेद बना रहता है। बात करते हैं मंगल की। मंगल कुंडली में पंचमेश है और द्वादश भाव का स्वामी है। दसम भाव में मंगल कन्या राशि में है। दर्शकों, दसम भाव में मंगल की स्थिति दिग्बली मानी जाती है, अच्छा माना जाता है, लेकिन यहां पर मंगल 29-50 मिनट लेकर के बैठा हुआ है, एकदम मृत हालत में बॉर्डर लाइन पर बैठा जाने वाला है, तो कोई फल की आशा नहीं है, इसलिए कोई फल इसका मंगल का नहीं है। अगर माने तो दसम भाव में शत्रु राशि में है तो पिता के सुख में हानि करेगा, क्योंकि द्वादश भी है, और व्यवसाय की हानि, माता के विषय में कुछ दे सकता है, मकान आदि का, परंतु मृत है, कुछ नहीं। दर्शकों, बात करते हैं बुध की। बुध 2 केंद्रों का स्वामी है और एकादश भाव में है। त्रिकोण के साथ तो है, लेकिन ग्रहों में अध है, तो इसका एकादश में केंद्राधिपति दोष भंग नहीं हो रहा, तो इसलिए बुध भी प्रभाव देने में सक्षम नहीं है। अब बात करते हैं गुरु की, क्योंकि गुरु लग्नेश है। दर्शकों, धनु लगन का स्वामी गुरु लग्नेश है। लग्नेश चतुर्थ भाव में अपनी राशि में है। साधारण तौर पर जब गुरु केंद्र में अपनी राशि में होता है तो हम भी, हमारे विद्वान भी, ज्योतिष शास्त्र भी यह बताता है कि हंस महापुरुष योग बनता है, और ऐसे जातक को किसी किस्म की कोई कमी नहीं होती, सभी भोगों का भोग करता है, ऐसा हंस महापुरुष का योग बनता है। परंतु दर्शकों, उस जातक को अभी कुछ नहीं मिल रहा, अंत में बताएंगे क्यों नहीं मिल रहा। लग्नेश जरूर है, चतुर्थ भाव में हंस महापुरुष योग बना रहा है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है, और सुख बनने का योग बनता है, लेकिन कुछ नहीं बन रहा है, हम आपको अंत में बताएंगे। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र छठे भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है। छठे से छठा शुक्र धनु लगन के लिए परम पापी माना गया है। शुक्र द्वादश भाव में है। शुक्र एकादश भाव का स्वामी है, शुक्र आयस है और द्वादश भाव में है। शुक्र कमाने वाला है और शुक्र खर्चा करने वाला है, कि द्वादश भाव खर्चे का भाव है, जितना कमाए उतना खर्चा। आयस किसी भी कुंडली में, आपकी कुंडली में कोई भी लगन की होने दो, आयस अगर यहां बैठा है तो खर्चा करेगा। मैंने आपकी संबंधित कुंडली के उदाहरण बताया। आपका लगन कोई भी हो, ये द्वितीय भाव है, ये एकादश भाव है, इसको धन का भाव कहते हैं, इसको आमदनी का भाव कहते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में बैठ जाएगा, धनेश भी वहीं होगा और आयस भी होगा, तो आयस यहां पर जितना कमाएगा उतना खर्च कर देगा, एक नया पैसा नहीं बचेगा। और आयस शुक्र सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है। छठे भाव ऋण का भी भाव है, कर्जा लेकर के भी खर्च कर देगा। आयस इस कुंडली में, क्योंकि छठे भाव का स्वामी भी शुक्र है और एकादश भाव का भी स्वामी शुक्र है और खर्चे के भाव में बैठा है, ऐसा जातक खर्चा लेकर के भी खर्च कर देगा, कोई पैसा जितना कमाए उतना खर्च कर देगा। आंखों में पीड़ा होगी, ऐसे जातक को आंखों में पीड़ा होगी, और रक्त विकार, कंधे आदि, इन सब में उसको परेशानी आएगी। कंधे में भी तकलीफ होगी, आंखों में विकार होगा, क्योंकि रोगेश है, तो ये तकलीफ भी आएगी। अब बात करते हैं शनि की। क्यों इस कुंडली में धनेश शनि है, द्वितीय भाव का स्वामी शनि है। शनि द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव एसबीआई बैंक बोला गया, खजाना बोला गया है। खजाने का स्वामी, आप सोचो थोड़ा सा, जो खजाने का मालिक अगर खर्च करने के लिए बैठ जाए तो पूरी कोठली खोल देगा, पूरे पैसों का
खर्चा ही खर्चा कर देगा, कुछ नहीं बचेगा। ऐसा आदमी खर्च करने में कोई पीछे नहीं हटेगा। इसके पास धन तो रुकने का कोई पैदा नहीं होता। जितना भी पैसा है अपनी तीसरी दृष्टि, क्यों शनि की तीसरी दृष्टि भी द्वितीय भाव पर है, अपनी दृष्टि से ऐसा खींच करके और खर्च कर देगा द्वादश भाव में। यानी जो भी पैसा अगर रखेगा घर में उसको फटाफट खींच लेगा और एकदम खर्च कर देगा। तो ऐसा है, और इस तरह के हालात हो जाते हैं कि ऐसा जातक पराये अन्न पर गुजर करनी पड़ती है। इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि पराये अन्न पर गुजर करनी पड़ती है और भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं का शिकार होना पड़ता है, भाग्य की हानि होती है। इसके विषय में मैं आपको और डिटेल में लास्ट में बताऊंगा। पहले प्रभाव कर ले। राहु चतुर्थ भाव में है, घर में सुख चैन नहीं, घर में परेशानी का कारण, और कहीं ना कहीं ऐसे फंस जाता है जीवन में परेशानी। राहु नवम दृष्टि से खर्च भाव को देख रहा है, खर्च अधिक। बात करते हैं केतु की। केतु दसम भाव में, बार बार व्यवसाय बदली करना पड़ता है, फिर परेशानी नहीं, कहीं किसी भी व्यवसाय में टिक नहीं पाता और पिता के पक्ष में कमी आती है। अभी दर्शकों, अभी चलते हैं योगों के ऊपर। मैंने बताया कि धनेश और आयेश का द्वादश भाव में प्रभाव। आयेश का मैंने प्रभाव बताया कि आयेश खर्च के भाव में बैठा है, जितना कमाएगा उतना खर्च कर देगा। धनेश द्वितीय भाव का शनि बैठा हुआ है, शनि तीसरी दृष्टि से खर्चा करके ऐसे करते, ऐसी स्थिति आ जाती है कि पराये अन्न पर निर्भर रहना पड़ता है। यहां तक कि दो बहनें हैं, वो दोनों बहनें उसको कुछ ना कुछ सहारा लगाती हैं। जातक के पिता अभी वृद्ध अवस्था में हैं, 60 से ऊपर हो गया, अपना एक रोजाना कमाया तो रोजाना खा लिया, इस प्रकार की मजदूरी घर में बैठ करके करते हैं तो गुजारा चलता है। ये हालत है, इसलिए मैंने बताया कि पराये अन्न पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ गुरु चंद्रमा का को, चंद्रमा नवम भाव में है और गुरु चतुर्थ भाव में, चंद्रमा से अष्टम भाव पर गुरु है, तो ये प्रबल सकट योग बन रहा है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि गुरु केंद्र में हो तो कुछ हल्का हो जाता है, लेकिन लगन को देखना चाहिए। गुरु लगन को नहीं देख रहा है, कोई हल्के में राहत नहीं होती। सकट योग अपने आप में है। सकट योग फॉर्चून टर्न्स लाइक ए व्हील की तरह भाग्य घूमता है, कभी उतार चढ़ाव, कभी उतार, कभी कुछ कभी कुछ, इस तरह से उसकी हालत रहती है। ऐसे योग संघर्ष में जीवन बनाते हैं और ये बहुत ही अशुभ योग बन जाता है। चंद्रमा से अष्टम गुरु होने दो, चंद्रमा से द्वादश गुरु होने दो, चंद्रमा से चतुर्थ स्थान पर गुरु होने दो, ये कंडीशन। मैंने यहां पर इस कुंडली में आपको बताया, यहां पर अगर चंद्रमा है तो ये अष्टम गुरु मैंने बताया, लाइन ब्लू लाइन दे करके यहां पर होगा। चंद्रमा यहां पर होगा तो गुरु यहां पर भी होगा तो भी अष्टम गुरु होगा। चंद्रमा यहां पर होगा, ये द्वादश में गुरु होगा तो भी सकट योग होगा, द्वादश योग होगा। ये सब अशुभ माने जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि कितने भी अच्छे योग होने दो, ये निष्फल कर देते हैं। जातक की कुंडली में हंस महापुरुष योग है, लेकिन चंद्रमा से अष्टक गुरु उस योग की धज्जी उड़ा रहा है। योग कहता है अच्छा प्रभाव मिलेगा, सभी भोगों का मिलेगा। जातक आज भाड़े के मकान में रहता है, किराए के मकान में रहता है, जो अपना भी मकान था वो भी चला गया, बेच दिया, खर्चे में सारा पैसा खर्च हो गया, और आज स्थिति यह है कि भाड़े के मकान में रहता है। जो उसका पिता कुछ कमा लेता है तो उसका गुजारा चल जाता है, कुछ बहनें वहनें सहारा लगा देती हैं तो कुछ गुजारा चल जाता है। ये हालत है आज हंस महापुरुष योग की। मैं हमेशा कुंडली में बताता हूं कि हम लोग बताते तो हैं गुरु वहां होगा, हंस महापुरुष योग रहा। कुंडली में देखो गुरु की स्थिति क्या है, बाकी भी तो लोग हैं और हैं, उनकी क्या स्थिति है। क्या हंस महापुरुष योग पूरी फलते से फलित है? बिल्कुल फलित नहीं है। इस सटक योग के कारण की वजह से पैसा नहीं रुकता, आयेश और धनेश के यहां हो जाने से पैसा नहीं रुकता। दर्शकों, अभी बात करते हैं, मेरे पास कई आदमियों का फोन आया कि अभी सिंह राशि में गुरु मेष राशि में चल रहा है। सिंह राशि वालों के लिए गुरु मेष राशि में चल रहा है। मैं बार बार ये कहता हूं, सिंह राशि में
वालों के लिए गुरु मेष राशि में अभी 22 अप्रैल से चल रहा है, अच्छा योग कारक है। लेकिन वो अच्छा योग कारक तब होगा जब लगन के टाइम पर ग्रहों की स्थिति होगी। लगन के टाइम पर तो अष्टम है गुरु चंद्रमा से। अगर गुरु यहां मेष राशि में आ जाएगा, पंचम दृष्टि चंद्रमा को देखेगा। लेकिन गोचर का सिद्धांत है, अगर ग्रह लगन में अशुभ है तो वो शुभ स्थिति में भी आने से आंख बंद करके चले जाएगा और जाते की वही हालत रहेगी। मिलेगा वही जो लगन कुंडली में है। जरूरत है लगन कुंडली के दोष को निकालने की, तभी कुछ फल मिल सकता है। बात करते हैं चंद्रमा से। जन्म के टाइम पर कंटक शनि है, चतुर्थ स्थान पर शनि है। कंटक शनि 7.5 के बराबर होता है। चंद्रमा से अष्टम शनि हो वो भी 7.5 के बराबर होता है। और नवग्रह में गुरु और शनि जो ये हैं, इनका बोलबाला ज्यादा रहता है। ये दीर्घकालीन ग्रह है। अभी शनि चंद्रमा से सप्तम है, परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि पहले कंटक शनि था, अभी चंद्रमा से सप्तम है। और चंद्रमा सिंह राशि से सप्तम में जब शनि होगा तो परेशानी होगी गोचर में। ऐसे कुंडली वालों को ना किसी गुरु अगर शुभ स्थिति में आ जाए तब भी कुछ नहीं मिल रहा। मैं हमेशा बताता हूं गोचर का प्रभाव है, लेकिन पहले कुंडली में ग्रह की स्थिति देखो, तब आपको प्रभाव देगा। नहीं तो वो शुभ ग्रह होगा गोचर में तो आंख बंद करके चला जाएगा, आपको कोई प्रभाव नहीं मिलेगा। और जाते कि ये हालत है, एक ग्रेजुएट जातक, एक बीए पढ़ा लिखा जातक, आप ये सोचिए 2 बच्चे हैं, एक बीबी है, 4 वो है, बूढ़े माँ बाप है, उनके सारे जैसे जैसे दाल चौली चल रहा है। आज डिलीवरी बॉय का काम करता है। डिलीवरी बॉय जैसे जोमेटो सबने देखा है, जोमेटो में जाके काम करता है, रात को 12 बजे छुट्टी होती है। क्या यही हालत है पंचमहापुरुष योग की? क्या इसी को कहेंगे हम पंचमहापुरुष योग मिला? कुछ नहीं है कुंडली में, लेकिन चंद्रमा और गुरु की स्थिति ने खराब कर दिया। चंद्रमा और शनि की स्थिति ने खराब कर दिया। शनि और शुक्र की स्थिति ने खराब कर दिया। इनका उपाय है दर्शकों, इनका उपाय करना चाहिए। मैंने आज आपको इससे संबंधित गोचर का भी कुछ बताया। दूसरा एक और योग हम ज्योतिष आचार्य सभी बताते हैं कि अगर जिस जातक का दिन में जन्म हो और सूर्य लगन भी विषम राशि में हो, चंद्र लगन भी विषम राशि में हो और लगन भी विषम राशि में हो और दिन का लगन हो, महाभाग्य योग बोला जाता है। इसको महाभाग्यवान कहेंगे। है ऐसा नहीं है कि नहीं है, ज्योतिष कभी झूठा नहीं हो सकता। लेकिन उसके साथ साथ उन अशुभ योगों को भी देखो। चंद्रमा और गुरु की कंडीशन ने सारे महायोग भी मिट्टी में मिला दिए, हंस महापुरुष योग भी मिट्टी में मिला दिया। चंद्रमा से चतुर्थ शनि ने, कंटक शनि ने वो भी सब मिला दिए और आज जातक दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये हालत है। आइए मैंने आपको इसके प्रभाव आपको बताए, उपाय बताए। पितृदोष निकालना पड़ेगा दर्शकों। कोई भी जातक जब जन्म लेता है, पूर्व जन्म को कर्मों के अनुसार उसकी रचना बनती है। पितृदोष निकालना पड़ेगा। मघा चरण 2 पिता के पक्ष में अशुभ माना गया है। जातक की आयु 36 वर्ष की होगी, कभी मघा की शांति नहीं कराई तो कैसे होगा? पिता के लिए भारी तो होगा ही ना, अशुभ तो है ही, भारी तो होगा ही। जबकि पिता की उम्र अभी 60 से ऊपर हो गई है और उसकी अभी क्या मजदूरी करने की उम्र है? आप खुद सोचो। मघा की शांति करानी पड़ेगी, पितृदोष निकालना पड़ेगा। चंद्रमा से अष्टम राहु है, केंद्र में राहु केतु है, कालसर्प दोष निकालना पड़ेगा। सूर्य को जल, उदय होते हुए को जल देना पड़ेगा। सूर्य को जल दो, 1 लोटा पितरों को दो, 30 लोटा तुलसी माता को दो, अपने आप शांति चली होती जाएगी। लेकिन करे कौन? बात तो है ना करने वालों की, जो करेगा सो पाएगा। मैंने आपको उपाय बता दिए दर्शकों। मैंने आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हो आपका मार्गदर्शन हुआ है तो आप मेरा वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, ताकि औरों का भी मार्गदर्शन हो, आपके सहयोगियों का, आपके रिश्तेदारों का भी मार्गदर्शन हो। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। दर्शकों मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल शब्द दोष, विष्णु दोष, पितृदोष पूजाएं ऑर्गेनाइज की जाती हैं। जो कोई इश्यू है तो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है
और पूरी जिंदगी का सार उसमें निचोड़ करके उपाय दोष आदि का सब समावेश कर देता है। 30-35 पेज हाथ से लिखे हो जाते हैं, पूरा मार्गदर्शन कर दिया जाता है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भावक के लिए गुण मिलान की प्रक्रिया वर्कशॉप करके अभिभावक की राह आसान करने के लिए भेजता है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष वास्तुशास्त्र में पीछे नहीं, जरूरत है आपको सलाह लेने की। फिर कहूंगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार आपके पास वास्तविक कुंडलियों से आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।